आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम जमीन पर लिखने का आरोप, भारी विरोध के बीच पुलिस का लाठीचार्ज। भाजपा प्रवक्ता ने टीवी पर दी राहुल गांधी को मारने की धमकी, कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर सरकार तक को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने भारत पाक मैच से हुई करोड़ की कमाई पर उठाए सवाल। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नागपुर स्थित दीक्षा भूमि से शुरू किया आरएसएस के खिलाफ पैदल मार्च। बिहार में भाजपा का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के नेता भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, गाजा में संघर्ष होगा खत्म, अमेरिका का 21 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में आज सुबह सांप्रदायिक हिंसा से माहौल गंभीर हो गया। आइला मोहम्मद पोस्टर पर हुए विवाद के बीच आरोप है कि अहिल्यानगर के मालीवाड़ा क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम जमीन पर लिख दिया था। इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। लाइव टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मौत की धमकी दिए जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और भाजपा नेतृत्व से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता की इस हरकत के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भाजपा का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी को गोली से मारा गया था, जैसे इंदिरा जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि
बिहार के नालंदा में निर्माणाधीन पुल ढहने पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने आज कहा कि बिहार में ये सामान्य बात है, वहां कोई भी विकास नहीं हुआ है। बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राज्य में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी भाजपा जेडीयू सत्ता में वापस आ जाती है। यही कारण है कि मेरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी की बात करते हैं। बिहार में जो घटना अभी आप कह रहे हैं, बहुत पुल वहाँ गिरा हुआ है और ये तो नॉर्मल है बिहार में। वहाँ एक तो विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, पेपर लीक होता है, महिलाओं सुरक्षित नहीं है, फिर भी जेडीयू बीजेपी सरकार वापस आते हैं। इसीलिए मेरा नेता राहुल गांधी कह रहे कि वोट चोरी हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप है, क्यों? प्रधानमंत्री को लग रहा है कि वो वापस आएंगे वोट चोरी करके, तो इसी वजह से हम वहां नहीं आ सकते। हमको आना है, हम आ सकते थे, लेकिन वोट चोरी के बजाय ये वापस आ जाता है और वही करते हैं, वही पुल टूट जाता है, वही पेपर लीक 1000 बार हो रहा है, कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये 3 महीने पहले एक और पुल टूट गया था, फिर कार्रवाई क्यों नहीं है? इसके वजह से, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी सरकार को मालूम है वोट चोरी से हम वापस आ सकते हैं। इसीलिए मेरा नेता राहुल गांधी सही कहते हैं, वोट चोरी हो रहा है बिहार में। एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारत मैच जीत गया। देशवासियों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी है और कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। इस मैच के दौरान पाकिस्तान को मिले पैसों को लेकर शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चिताया। उन्होंने कहा कि जीत के उत्साह में आने वाले समय के खतरे को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया, ध्यान ना देकर ये निर्णय लिया गया। वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए, वो 26 परिवार जो कह रहे थे कि ये तो ये जख्म पे नमक लगाने जैसी बात हुई, वो काम किया गया। और फिर हम बात करें, हैंडशेक नहीं किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी यहां से उठकर चला गया, वहां से चला गया, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे देश से जिसने सिर्फ आतंक हमारे देश में मिलाया हो। हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहां पर हम टेररिज्म पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी आज से सत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तुषार गांधी ने यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा संविधान को मजबूत करने के और उसे बचाने के लिए की जा रही है। ये यात्रा समाज में प्रेम, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को बचाने का प्रयास है। सत्याग्रह पदयात्रा है और नाम से इसका स्पष्ट है कि हम संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को सशक्त बनाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे समाज में और राजनीति में नफरत का एक आलम बढ़ गया है और समाज में नफरत का विष जिस प्रकार से संघ और उसके जो घटक पक्ष है वो डाल रहे हैं, उसके खिलाफ मोहब्बत का भी एक संदेश लेके हम निकले हैं। क्योंकि अगर नफरत बढ़ेगी तो इस मुल्क को एक रखने में हमको मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से हुई कमाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सिर्फ भारत पाकिस्तान मैचों से कुल कमाई 490 करोड़ से 630 करोड़ के बीच हुई। अगर पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों में वो पैसा बांटा जाएगा तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ मिलेगा। नकवी के हाथ से कप नहीं लिया। मैंने वीडियो डाला है, जब ये सीरीज शुरू हुई भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है कप के साथ रख के और बाकायदा हाथ भी मिलाया है। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बदल गई क्योंकि उनको लगा कि भाई मैच का तो विरोध हो रहा है,
तो प्रधानमंत्री पिछले 2 मैचों के अंदर शांत बैठे रहे ताकि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा को, मशीनरी को चलाया जाए। फिर मशीनरी चलाई गई कि साहब देखिए मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, और हमने वो वीडियो भी डाल दिया कि जब कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की, तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज से उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। तो अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, तो देखिए हम तो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। मगर हां, अगर वो वीडियो चलाया जाएगा, पुराना वीडियो चलाया जाएगा, तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले कि स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और स्क्रिप्ट के बाद क्या हुआ। आपने एक चुनौती भी दी थी सूर्य कुमार, उन्होंने घोषणा की तो सभी मैच। देखिए चुनौती बड़ी साफ थी, बीसीसीआई को और आईसीसी को, जिसके अध्यक्ष जो हैं अमित शाह जी के बेटे हैं, उनको कहा गया था कि जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एडवर्टाइजमेंट्स से आपको पैसा मिला है वो मुझे नहीं चाहिए, सौरभ भारद्वाज को नहीं चाहिए, वो उन 26 पीड़ितों के परिवार को देना चाहिए। आज मैंने ग्रॉक पे पूछा तो सिर्फ बीसीसीआई के विषय में उसने बोला कि करीब 690 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न हुआ है। दिल्ली भाजपा को आज अपना नया और आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिल गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लंबे समय से प्रतिष्ठित ये भवन राजधानी से भाजपा संगठन के लिए नई ऊर्जा और मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूं कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना गौरवशाली खुद को मानती है? बिल्कुल, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और इसलिए मुझे भी आनंद की अनुभूति है और प्रसन्न हूं कि आज इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ता अपने भविष्य की नींव गढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक पर कहा कि युवाओं के मामले में हम पहले दिन से स्पष्ट मत था कि हमने कहा था कि युवाओं को हक में उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए जांच की प्रक्रिया कराने के लिए हम तैयार हैं। हम छात्रों के हित में सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी है। अपने आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है और कहीं न कहीं अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना भी है। सर, उस मंच से कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि उस मंच में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार इस तरह की बातें वहां से आ रही हैं, नेपाल बना देंगे या फिर एक अराजकता का माहौल जैसा बन गया है। देखिए, बहुत बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूंगा कि एक संजोग है जहां एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियां चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियां हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी इसको आगे बढ़ाया है।
बरेली में हुई हिंसा को लेकर उठे विवाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जनता से शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। आज मौलाना बरेलवी ने कहा कि बरेली में स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बरेली में स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई भी अशांति नहीं है, फिर भी मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। इसके अलावा बरेली जैसे जुलूसों के खिलाफ सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए प्यार दिलों में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। बरेली शरीफ के हालात पुरअमन हैं और अमन और शांति बनी हुई है, फिर भी मैं तमाम लोगों से कानून व्यवस्था और अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूं और बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीक़ा अपनाया जा रहा है, ये तरीक़ा गैर मुनासिब है। चूँकि ये पोस्टर लेकर के लड़के निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, शोर शराबा करते हैं और फिर ये दीवारों पे लगाए जा रहे हैं। दीवारों के साथ साथ में रोड और गलियों पे भी लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे हुजूर का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद, और फिर ये पोस्टर फट करके, गिर करके, टूट करके नालियों में आ रहा है और इससे हुजूर की तौहीन हो रही है, हुजूर के नाम मुबारक की बेअदबी हो रही है। तो कम से कम तमाम मुसलमानों को इस बात का शूर होना चाहिए कि एक तरफ हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग ये टूट फूट करके वो नीचे गिर रहे हैं, इनकी बेअदबी हो रही है और नाम मोहम्मद की तौहीन हो रही है। और दूसरी बात, इस वक्त और भी दूसरे मजहबी त्यौहार चल रहे हैं, उन मजहबी त्यौहार को भी ध्यान रख करके किसी भी एतबार से धरना प्रदर्शन न करें, जुलूस न निकालें, ये पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आई लव मोहम्मद के दीवारों पर, रोडों में, गलियों में कहीं न लगाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस रही है। भाजपा ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद अब प्रदेश चुनाव समिति भी स्थापित कर दी है। समिति में कुल 15 नेताओं को जगह दी गई है, जबकि पदेन सदस्य के रूप में एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 3 लोगों को शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 19 नेताओं की टीम तय की गई, जो प्रदेश चुनाव समिति के रूप में विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगी। प्रदेश चुनाव समिति में डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल, भिखू भाई दरसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, जनक चमार, प्रेम रंजन पटेल का नाम शामिल है। वहीं पदेन सदस्य के तहत धर्मशीला गुप्ता को जगह मिली है। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नागेंद्र जी का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार की तैयारियों के लिए बीजेपी ने एक 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति भी बनाई है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के सीनियर नेता भी शामिल हैं। इस समिति का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। बीजेपी ने बताया कि समिति का गठन करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। इस समिति का मुख्य कर्तव्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ साथियों ने सवाल उठाए कि भाजपा के कुछ छुटभैया नेताओं ने पीके के पास पैसा कहां से आते हैं, उस पैसे को लेने वाले कौन है, स्रोत कौन है। तो बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आप जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है, न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनिता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति
कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं। गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महानता हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर मानते हैं और पहली बार सभी पक्ष किसी खास समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं, हम इसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वे महानता से किस ओर इशारा कर रहे थे। ट्रंप ने हाल ही में UNGA की 80वीं सभा के साइडलाइन पर अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक में गाजा संकट को हल करने के लिए 21 बिंदुओं वाली विस्तृत योजना पेश की। इस योजना में बंधकों के 48 घंटों में रिहाई, युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और अस्थायी सीजफायर शामिल हैं। ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने का ऐतिहासिक अवसर बताया है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को छोड़कर सभी बड़े देशों के साथ बैठक पूरी तरह सफल रही है। अब अगली बैठक में इजराइल से संवाद होगा। योजना में इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और गाजा में गैर हमास शासन की स्थापना जैसे बिंदु शामिल हैं। ट्रंप ने योजना पेश करने के लिए सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेताओं के साथ बहुपक्षीय बैठक की। बैठक में कतर के अमीर, तुर्की के राष्ट्रपति और जॉर्डन के राजा सहित कई उच्च नेताओं ने हिस्सा लिया। अब अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन ने युद्ध समाप्ति, सीजफायर और मानवीय सहायता पर जोर दिया। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।